बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्जा और मेरी साथी एंकर हैं सुमई रिजवान आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज भी जनाब मईशत के हवाले से बात करेंगे क्योंकि अच्छी खबरें आ रही हैं और गुज़िश्ता रोज एक बड़ी खबर आई जिसके लिए से हुकूमत काफी अरसे से तको-दो कर रही थी, मेहनत कर रही थी। और आज अभी वजीर आजम साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने काफी ज्यादा खुशामद भी की और अब IMF से हमें जो स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद अब बोर्ड डायरेक्टर से मंजूरी मिल गई है। स्टैंड बाय प्रोग्राम में जनाब $3 अरब मिलेंगे, लेकिन 3 किस्तों में मिलेंगे। एक जाती भी हुकूमत को मिलेगा और एक बीच में जो हुकूमत आएगी उसको मिलेगा, और फिर जो एक फ्रेश मैंडेट लेकर इलेक्शन के बाद हुकूमत आएगी उसको $1 अरब मिलेंगे। टोटली $3 अरब है, लेकिन ये स्टैंड बाय प्रोग्राम है। लेकिन अभी वजीर आजम गुफ्तगू कर रहे थे और मैं आमिर जिया साहब हमारे एनालिस्ट भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उनसे भी बात करूंगा कि वजीर आजम साहब ये कह रहे थे कि जनाब आवाम को मेहनत करनी होगी। हम तो जब से पैदा हुए तब से मेहनत कर रहे हैं, आमिर साहब भी मेहनत उसी वक्त से कर रहे होंगे। असल मेहनत तो हुकूमत को करनी है ना, जब भी मईशत आगे बढ़ेगी और सनती तरक्की यकीन जानिए मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत ने मुल्की मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इनकलाबी इक़दामात भी उठाए हैं। कारोबार के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है, क्योंकि अगर खुश होगा सनतकार तो खुशहाल होगा पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनत का पहिया चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। सनतकार और ताजर हमारे मुल्क का बहुत अहम असासा है, तबका है। उनको बेहतरीन और साजगार कारोबारी माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। सनतों को मुनासिब सहूलियात की फरहमी और कारोबारी मौके फराहम करना उनकी तरजीह होनी चाहिए। सनतें जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगी, ये पहिया आगे चलेगा तो पाकिस्तान की मईशत फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जनाब आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। कुछ अच्छी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और सुमैया हमारे साथ मौजूद है। सुमैया नाराज तो नहीं, मैंने आज यहाँ से नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ? आपने इतनी अच्छी बात की, सनतों की बात, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रही वजीर आज़म। मैं भरपूर मेहनत कर रही हूँ। इतनी देर बैठ के मैंने मेहनत की। कौन मेहनत नहीं कर रहा है ये बताएं, मेहनत कौन नहीं कर रहा? देखिए, पैगाम की हद तक तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि सब लोग जो हैं एक हो जाएं, सब लोग मेहनत करें, लेकिन बुनियादी तौर पे तनकीद जो हमारे यहाँ बनती है ना, वो हुक्मरान अशराफिया पे बनती है। किसी एक हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, मुख्तलिफ हुकूमतें जो आई हैं वो उन्होंने अपना किरदार पूरा नहीं किया, या वो लोग कि जिनके पास फैसला साज थे, या वो लोग जिनके पास वसाइल थे, वसाइल पे कब्जा था, मसला वहाँ से शुरू होता है। अवाम तो बेचारी हमेशा शबाना रोज मेहनत करती है। ये मैंने सीखा है उनसे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से। गो कि लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते रहते, उन्होंने दोबारा राइज कर दिया, उन्होंने ब्रांड बना दिया। तो अब ये शहबाज शरीफ साहब का ब्रांड है कि जी शबाना रोज मेहनत करनी और करते रहना चाहिए। अच्छी बात भी है, लेकिन असल बात यही है कि जिस मुल्क की मईशत जो है वो मजबूत होगी। अगर हम बात करते हैं ना नेशनल सिक्योरिटी की, कौमी सलामती की, तो उसमें सिर्फ दिफा नहीं आता, वो एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है और उसमें फॉरेन पॉलिसी भी आएगी, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी भी आएगी, और उसका एक बहुत ही अहम तरीन पहलू है मजबूत होगी, वो कहते हैं अपने पैरों पे खड़ी होगी, आज़ाद फैसले कर सकेगी। और जनाब सलमान साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक और मामला भी है, सनतें जो कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं किसी भी मुल्क की इकॉनमी में, और हमने सनतों के फरोग के लिए कितना काम किया, या हुकूमत अब कितना एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेकर आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें सदर हैं FPCCI के इरफान इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुुम अस्सलाम। इरफान साहब, अब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, $3 अरब मिल जाएंगे पाकिस्तान को। स्टैंड बाय मुआहदा है, चले 9 माह के लिए है, लेकिन है तो एक सहारा मिल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कारोबार की, तो आपको क्या लगता है कि कारोबार को कितना सहारा इससे मिलेगा? कितने आसान होंगे मामलात आगे चल के? देखिए, सबसे पहली बात है कि IMF के साथ जब आपका एग्रीमेंट होता है तो उसका मकसद ये होता है कि आपके लिए बाकी भी जो राहें खुल जाती हैं। आपके फ्रेंड्स कंट्रीज जो है, आपके जो डोनर्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, पेरिस क्लब है, और जितने भी डोनर्स हैं वो सब आपको फिर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन हो जाती है। तो इसलिए IMF मैं समझता था कि सबसे इस वक्त ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर आपकी जो क्राइसिस आपका जो चल रहा था उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते थे, उसको आप आगे लेके चल नहीं सकते थे। लेकिन 3 चीजें जो ना देखें उस वक्त तक ठीक नहीं होनी। एक तो ये आपकी बात सही है कि इंटरिम गवर्नमेंट है, 1.5 महीने के लिए, उसके बाद फिर दूसरी गवर्नमेंट, ये 1.19 आपको मिलना है, फिर आपको दरमियान वाली में मिलना है, फिर आपको तीसरी गवर्नमेंट मिलना है जो इलेक्शन में आएगी। हमारा मेन मकसद पता क्या है? हमारा ये है कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं किए अभी तक। हमने उसके लिए देखें फौज हमने 85 के करीब हमने यहाँ पे मिनिस्टर्स रखे हुए हैं। तो हम कब ठीक करेंगे? अब इससे ज्यादा कोई और वक्त भी आएगा, कोई बुरा, तब हम करेंगे।
अच्छा, तीसरी बात यह कि हम बार बार कहते आ रहे हैं कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो हैं, जैसे आपका पीआईए है, जैसे आपका रेलवे है, जैसे आपका स्टील मिल है, ये वो एलिफेंट वाइट एलिफेंट में जो हमारा खून निचोड़ रहे हैं, और 800 बिलियन और 900 बिलियन के दरमियान हम हर साल यहाँ पे लॉस करते हैं, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइजेशन में लेके आए, तब जाके हमारी जान छूटेगी। नंबर 3, जिस मुल्क में आपने रेट रखा हो 22% इंटरेस्ट का, और आप वहाँ पे कहेंगे जी इंडस्ट्री, मैं दोबारा आपसे बात करती हूँ सर। तो वापस आते हैं अपनी ट्रांसमिशन पर। हमारे साथ इरफान इकबाल साहब भी हैं और हमें मजीद भी मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर जिया साहब भी हमारे साथ हैं। अच्छा, जो हम गुफ्तगू अभी कर रहे थे इरफान इकबाल साहब की, हाँ, अगर आप इजाजत दें तो बिल्कुल, उन्होंने जो पॉइंट्स बताने शुरू किए थे ना इरफान साहब, आपने जो सबसे बेसिक पॉइंट था मुझे लगा है उसको सबसे आखिर में आपने डिस्कस किया। जिस मुल्क के अंदर शरह सूद 22% हो, उस मुल्क के अंदर सनतों का पहिया कैसे चलेगा सर? जी बिल्कुल 100% इस पे मैं मुत्तफिक हूँ। और नंबर 2, सिर्फ ये नहीं कि 22% है और आपका काइबर रेट, आपका 3% कमर्शियल बैंक भी ले रहा है, तो 25% में मुझे बताएं कैसे चलेगा? मुझे तो आने वाले वक्त में सच्ची बात आपको बताऊं, पाकिस्तान में एक ग्रेवयार्ड बनता नजर आ रहा है इंडस्ट्री का। और ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी एनर्जी जो है, आप अपने एनर्जी के रेट देखें, पूरे रीजन में देखें, आप कंपैरिजन करें, वो सारे हैं बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, वो सारे 8 सेंट पे, हम है 18 सेंट पे। भाई हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट के बगैर हमारे मुल्क में ठीक नहीं होना। देखिए, 2 चीजें चाहिए आपको मुल्क में चलने के लिए। एक, आपको एक्सपोर्ट आपकी बेहतर हो। नंबर 2, आपके पास एफडीआई। लोग पैसे बाहर निकाल के लेके जा रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपके इलेक्शन होंगे, 5 साल के लिए गवर्नमेंट कोई भी आएगी। और हमने तो ये भी कह दिया है कि एफपीसीसी, हम बिल्कुल इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ मिलकर, हमने 15 इयर्स का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाया है, हम सबको इसमें लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुदा के लिए सब लोग आपस में इकट्ठे हों, एक कंसेंसस के साथ फैसला कर लें कि 15 साल के लिए हमने पॉलिसीज क्या बनानी है। इरफान इकबाल साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि 15 साल की पॉलिसीज हों, लेकिन एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है। लास्ट ईयर के अगर आप डेटा देखें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी कोई अराउंड 25%, जो 11 महीने का था, मुझे 12वें महीने का नहीं पता, 25% डाउन थी। अच्छा, लोग ठीक है, हुकूमत पे तनकीद बनती है कि हमारे यहाँ यकीनन बिजली के रेट बहुत हाई हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत है, ये जो है अपना इंटरेस्ट रेट ये बहुत हाई है, आपने बिल्कुल सही कहा। और लेकिन अब लोग ये प्रिडिक्ट करें कि इसमें कमी आएगी, जब इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन गिरेगी तो इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे आने वाले दिनों में, तो ये एक अच्छी एक उम्मीद की बात है। लेकिन जो लोग हमारे यहाँ सवाल पैदा होते हैं कि जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी जो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका भी जो तरीका है वारदात में, मजाक कह रहा हूँ आपसे, जो उनका काम करने का तरीका है, उसमें भी उतना उनका तवज्जो नहीं होती कि इंडिजनाइज करें ताकि मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो। वो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें बना लेते हैं, कुछ बाकी जो जोर होता है वो इंपोर्ट पे होता है। जैसे हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है कि वो इतने 40 साल हो गए, लेकिन उसके अंदर जो है ज़्यादातर पुर्जे जो है बाहर से आते हैं, अराउंड 80%। जी, वो हमारा डिलीशन प्रोग्राम ही गलत था, और जिसको हमने चलाया ये सारा, और हमने और इंडिया ने सबने इकट्ठा शुरू किया था। इंडिया तो अपने सारा डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर अमल कर गया, हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं, हमारी गवर्नमेंटों ने इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से दिया नहीं, जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं आज आपके सामने है। और जो हमारा इम्पोर्ट बिल जो बढ़ जाता है, जो हमने पिछली बार गलती से जो ये कह रहे हैं कि 80 बिलियन की हमने इम्पोर्ट्स कर रही, और फिर हमने ये नहीं सोचा कि हमारी एक्सपोर्ट कितनी है, इतना बड़ा गैप आया हमारा, और रेमिटेंस के साथ हमने पूरा किया, फिर भी हम 18 बिलियन लॉस में रहे, तो डेफिसिट में रहे। तो मैं असल चीज मैं आपको बताऊं क्या है, जब तक हम प्लान नहीं करेंगे, पॉलिसीज को नहीं ठीक करेंगे, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब आएंगे सर, आपकी बात सर इरफान साहब, ये बात भी आपकी दुरुस्त है, लेकिन सर इसमें एक लैकिंग आप लोगों की तरफ से ये भी हो सकती है, आप लोग शेयर मार्केट में जाते नहीं है सर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाते, वहां से पैसा जनरेट नहीं करते हैं। आप लोग की जितनी भी कंपनियां होती हैं सनतों की, वो खानदान की हद तक रहती है, वो शेयर्स मार्केट में नहीं आते, आप वहां से भी पैसा जनरेट कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल, उसमें आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, कुछ इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी पड़ेगी, हमारे साथ बैठ जाएं, हमारे साथ बात करें चीजों को। इसमें कौन सी पॉलिसी चाहिए होगी इरफान साहब? हाँ, यही सवाल मैं कहना चाह रहा था कि पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि 2-4 चीजें जो इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट को आप रिकमेंड जो करना चाहें वो आप करें हमारे प्रोग्राम में। जी मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए नई पॉलिसी लेके, बिल्कुल ब्रांड न्यू पॉलिसी, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। आपके पास जितनी भी एफडीआई वो अब नहीं आनी,
सिर्फ पाकिस्तानी ओवरसीज जो ना वो सर मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी, वक्त की कमी है। मेरे एक और मेहमान हमारे साथ हैं, उनको भी हम जरा शामिल गुफ्तगू कर लें। सैयद फारूक बुखारी साहब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपके भी वक्त का। जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये पॉलिसीज जो हुकूमत की होती हैं, लेकिन डेफिनेटली उन पॉलिसीज को आप बताते भी तो हैं ना, आप रेफर भी तो करते हैं, आप अपना प्रपोजल भी तो देते हैं जो कंपनीज होती हैं कि भाई ये हमारा प्रपोजल है, पॉलिसीज हुकूमत को बनानी चाहिए। इस तरह के प्रपोजल्स अगर हम बात करें तो आते नहीं हैं कि वो आएँ और उस पर सिर्फ हम असेंबलिंग की तरफ जाते हैं। हम कोई भी, अगर मैं फार्मास्यूटिकल की बात कर लूँ, यहाँ भी असेंबलिंग हो रही होती है, हम मैन्युफैक्चरर्स की तरफ जा ही नहीं रहे। उस तरह की दवाइयाँ अद्वियात तैयार नहीं हो रही, 300% का इजाफा हो जाता है, जान बचाने वाली अद्वियात हमारे पास नहीं है। तो उसको किस तरह ठीक करें हम लोग, फारूक साहब? मैडम जिस तरह आपने पहले पॉलिसी का जिक्र किया, हमारा पर्सन एज अ बिजनेस एंटिटी या बिजनेस पर्सन आप समझ लें, पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऑफ कोर्स पॉलिसी में एवोल्यूशन जरूर आती है, लेकिन वो जरूरत के मुताबिक आती है। हमारा इशू जो अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी मेकर्स का या इस हुकूमत का या जो भी आप कह लें, हमारी कंट्री का जो कंसिस्टेंट पॉलिसी हमें कभी नहीं दी गई। अच्छा। वो एक पॉलिसी आती है, उसके बरक्स नई गवर्नमेंट आती है, दूसरी पॉलिसी फॉलो कराती है। हैंसफोर्थ कभी हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मिली ही नहीं जो सेल्फ इवॉल्व और नेचुरल इवॉल्व हो। अच्छा, यही वजह है, आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग, मैं खता कलामी करूँ कि यही वजह है कि जो हम देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 2-3 जो हमारी फॉरेन कंपनीज थी उन्होंने पैकअप कर लिए गुज़श्ते चंद सालों में। एक तो भी हाल ही में गई है। नहीं, उसकी वजह कुछ और है, उनके रेमिटेंस। सर सेकंड बात मैं करना चाहूंगा। सेकंड बात ये है कि जब भी आप एक मार्केट को देखते हैं फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पास टूल्स होते हैं फाइनेंशियल के। जैसे भी सर जिक्र कर रहे थे, हमारे पास सिर्फ बैंक है या हमारे पास आपकी स्टॉक एक्सचेंज है। ऑफ कोर्स स्टॉक एक्सचेंज में आप जाते हैं, बट ऑफ कोर्स हमारे बिजनेस की क्वांटम इतना बड़ा नहीं है फैमिली बिजनेस का कि हम स्टॉक एक्सचेंज में उस क्वांटम को लेके जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल बात ये है कि 22% में बिल्कुल ट्रू बात है कि 22% में इट्स नॉट पॉसिबल इस पॉलिसी बेस पे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके। हैविंग सेड दैट, हमारी नेवी कंपनी वो तो सिंगल डिजिट पे है अभी भी। अच्छा, तीसरा और सबसे ठीक है, कुछ कह रही हैं? अच्छा, तीसरा जो आपने बात की प्राइसेस की, अच्छा ये प्राइसेस जो हैं 300 गुना, तो पहली बात है कभी आई डोंट थिंक सो कभी हिस्ट्री में बढ़ी हैं। ये प्राइसेस हमारे कंट्रोल होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और सेंसिटिव मामला है तो गवर्नमेंट बहुत कम इसको कंट्रोल, वो प्राइस बढ़ाती है। अभी रिसेंट भी हमें 14% और 20% कुछ उन पे मिली है और इन्फ्लेशन रेट 46% रहा है। अच्छा, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो ड्राइव करते हैं हमारी प्राइसिंग को। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसिस्टेंट रहे या उस पर 1-2% का फर्क आए, जैसे 2002 से लेके 2010 तक जब पॉलिसीज कंसिस्टेंट थी, एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसिस्टेंट थे, हमारी प्राइस मुस्तकिल पॉलिसीज ना होने की वजह से प्राइस जो है वो जाहिर आगे पीछे होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद फारूक बुखारी साहब और इरफान इकबाल आजाद का बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहसन जफर ने हुकूमत की जानिब से ज़राअत, सरमायाकारी और दीगर माशी इक़दामात को सराहते हुए कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत की जानिब से माशी अहदाफ के हुसूली के लिए मदद फराहम करने के लिए तैयार है। हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान इस प्रोग्राम मौजूद हैं, आपको मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से इदारों की निजकारी का जो है वो प्लान बनाया गया है और ख़ास तौर पर वो इदारे जो नुकसान में हैं और उनकी निजकारी का प्लान हुकूमत की जानिब से बनाया और हुकूमत ने कुछ एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने की जो है वो बातचीत हुकूमत कर रही है और ख़ास तौर पर जो पहले मरहले में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको आउटसोर्स किया जाएगा। और एक तो ये सबसे बड़ा एक मसला है कि कैसे उनकी निजकारी होगी और दूसरा जो टैक्स नेट है उसमें इजाफा कैसे किया जाएगा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहसन जफर बख्तावरी साहब। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो प्राइवेटाइजेशन है तमाम वो इंस्टीट्यूशन जो लॉस में हैं, जिस तरह से PIA, पाकिस्तान स्टील मिल और पाकिस्तान रेलवे और इसके अलावा और जितने भी इस तरह के हैं, उन सबको जल्द से जल्द प्राइवेटाइज़ करना चाहिए। इवन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इदारे हम जिसे कहते हैं कि अगर फ्री में भी किसी को दे दें और उसको ये कहें कि आप इनको प्रॉफिटेबल बनाएं और उसके बाद हम उससे उन्हें कहें जी कि आप हमें पैसे दें, क्योंकि ये हमारी इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इन तमाम इदारों को, ये हमारी इकॉनमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, इनको जल्द से जल्द प्राइवेटाइज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह एयरपोर्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें बेहतरी आएगी। कई ऐसे लोग हमेशा ये कहते हैं कि टैक्स जो है सारे देते हैं
लेकिन टैक्स नेट में कोई शामिल नहीं। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जो टैक्स नेट में है वो टैक्स चोरी करते हैं। देखिए जी, इस पर मैं ये समझता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो रीजनल टैक्स पेयर यूनिट्स होते हैं उसकी तादाद में उन्होंने इजाफा कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर ज़िले में रीजनल टैक्स ऑफिस होना चाहिए, और उसके साथ साथ जितने इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स हैं उनके ऊपर उसका जो NTN नंबर है वो मस्ट होना चाहिए। और अगर एक बंदा कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसको NTN रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो उससे मैं समझता हूँ कि टैक्स बेस ब्रॉडन हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब, और इन्होंने जो सजेशंस दी हैं डेफिनेटली, और ख़ास तौर पर क्योंकि ये बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी सजेशंस। ठीक है उमर हयात, बहुत शुक्रिया। आप तमाम तर ये सूरत हाल बता रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ट्रांसमिशन में गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। हम मुल्क की मईशत की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं और स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो कि हो चुका है, $3 अरब मिलेंगे पाकिस्तान को। लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल जिस पर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। हर मैदान में पाक अफवाज ने अपनी पेशा वाराना मुहारत का लोहा मनवाया और मईशत की बेहतरी का भी बीड़ा उठाया। वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर तरजीही बुनियादों पर काम किया जाएगा और उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, इससे इस मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए देखिए। पाक फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, पाक फौज पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, जिसने हर मैदान में खुद को मनवाया, अब पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी का बेड़ा उठाया। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब की कोशिशें तेज कर दी गईं। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ज़राअत समेत मादनियात, IT और डिफेंस प्रोडक्शन के शोबे में तरक्की के लिए हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान हरा भरा होगा, किसान खुशहाल होगा, रोजगार के मौके मिलेंगे। गंदम, कपास, चावल और दीगर अजनास वाफिर मिकदार में मिलेगी, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान खुद कफील होगा बल्कि एक्सपोर्ट से ज़रे मुबादला भी बढ़ेगा। गुर्बत का खात्मा होगा। मादनियात, सिंध हो या बलूचिस्तान, कुदरत का अनमोल तोहफा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मादनियात के ज़खायर बेशुमार, सोना, तांबा, लोहा, जवाहिरात, संगे मरमर, तेल, गैस और दीगर बहुत सी मादनियात मौजूद हैं, जिसे हासिल करके कौम की तकदीर बदलेगी। IT सेक्टर की बेहतरी से पाकिस्तान की काया पलट सकती है। अरबों का ज़रे मुबादला आएगा, दुनिया में खूब नाम बनाएगा। बरामदाद और रोजगार में इजाफा होगा। आज़ाद पेशावर अफराद, सॉफ्टवेयर कोडर और एप्लीकेशन डिजाइनर के लिए उम्दा मौके मिलेंगे। नौजवान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकेगा। IT सेक्टर में नुमाया इस्लाहात से पाकिस्तान की आलमी सतह पर रेटिंग में नुमाया इजाफा होगा। डिफेंस प्रोडक्शन, पाकिस्तान में बनने वाले एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट एम्यूनेशन, आर्टिलरी टैंक, एंटी टैंक एम्यूनेशन, मार्टर गोले और दीगर हथियारों की दुनिया भर में मांग है। पाकिस्तान के तैयार करदा अल खालिद टैंक, अल जर्रा टैंक और अल हदीद टैंक अहम और मारूफ मसनूआत में शामिल हैं। हमारी दिफाई सनत मुसलसल तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी मुसलसल आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान HJ-8 टैंक शिकन मिसाइल 20 ममालिक को बरामद करता है। तरक्की पजीर ही नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक भी पाकिस्तानी असलहा साज इदारों में बनने वाले हथियार खरीदेंगे। आलमी मुआहदे होंगे, ज़रे मुबादला बढ़ेगा और पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। जनाब, अवाम कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा है। हर शोबे में मुलाजमत के मौके मिल रहे हैं, बेरोजगारी का खात्मा हो रहा है। हमें पाकिस्तान में रहकर ही आगे बढ़ना होगा। अब पहले जैसे हालात नहीं रहे।
मुल्क हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 75 साल से अल्लाह के फजल से ये मुल्क सर्वाइव कर रहा है और ये रहती दुनिया तक सर्वाइव करेगा। इस मुल्क में ज़राअत, मदनियात, इंडस्ट्री, हर चीज़ का बड़ा बेहतरीन फ्यूचर है। कौन सा ऐसा शोबा है कि जिधर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? आप देख लें, महकमा ज़राअत को देख लें, मदनियात को देख लें, दफाई पैदावार को देखें, IT के शोबा में देखें, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत स्कोप है, इसलिए पाकिस्तान में इधर ही अपना बंदा अपना कारोबार करे और अपने कारोबार में ये बंदे को अपना फायदा। पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। मैं खुद परेशान हूँ कि नौजवान नस्ल जो है ये क्यों बैरून मुल्क की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में खुद इतनी प्रॉफिट है, किसान खेती बाड़ी का काम करें, हर तरह की सहूलियात है पाकिस्तान में। मैं यही कहूँगा कि हमारी न्यू जनरेशन को बैरून मुल्क जाने की बजाय यहाँ पे पाकिस्तान में कारोबार के बहुत से मौके हैं, ज़राअत में और IT में, इनको दिलचस्पी लेके उधर जाना चाहिए। अभी कैसे आगे बढ़ेंगे, रोजगार के मौके किस तरह से पैदा हो रहे हैं, इस पर हम जरा बात भी करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट हैं किसान इत्तेहाद के खालिद खोखर साहब। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। आमिर अयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर साहब जरा रोशनी डालिएगा किस तरीके से तरक्की की नई मनाजिल को हम तय करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें, लोग एकदम हैरान है कि जी कल तक जिस मईशत के बारे में हर तरफ मनफी खबरें आ रही थी, तो आज जो है मतलब बोल्ड न्यूज़ कैसे कह रहे हैं कि जी चीज़ें मुस्बत हो रही हैं। लेकिन हमें अर्ज़ ये करने कि हमें पता है कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अभी तब्दील नहीं हुए, यानी कि जो आपके इशारे हैं वो तमाम के तमाम जो है बड़े मुश्किल हैं। वो खुद वज़ीर आज़म भी इसके इतराफ़ कर चुके हैं। बात ये होती कि पहले हमेशा कहते हैं मईशत को ठीक होना हो या मार्केट को ठीक होना हो, उसमें सेंटिमेंट पहले ठीक होता है। अच्छा, सेंटिमेंट अब हमारा क्यों बदल रहा है? उसकी वजह एक तो IMF प्रोग्राम जो बड़े इंतजार के बाद जो है 8 माह की डिले के बाद मिल गया पाकिस्तान को, और इस IMF प्रोग्राम में जो सबसे खास बात है कि वो हुकूमत स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि 3 हुकूमतें इसकी जिम्मेदारी ले रही हैं। तो इसका मतलब ये कि जी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होगी, और यहाँ पे जो स्टैब्लिशमेंट है हमारी, वो उसने भी बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है इस प्रोग्राम को हासिल करने के अंदर। और जो उनका फोकस है, उसका मतलब है ये स्पेसिफिक नॉट टू अ पॉलिटिकल पार्टी या किसी सियासतदान से, बल्कि ये एक इसके ऊपर हमारे एक मिसाक मईशत भी कह सकते हैं इसको सर, है ना। अच्छा, मिसाक वो तो एक अलग मौजू है, लेकिन यहाँ पे जो IMF प्रोग्राम के हवाले से जिन कहते हैं शराइत पे हमें अमल करना है, उसमें कोई इबाम नहीं है। तो बात ये कि जब तमाम जो मेजर प्लेयर्स होते हैं एक डायरेक्शन में पुश करते हैं मुल्क को, तो फिर मुल्क जो है आगे बढ़ता है। तो यकीनन अभी सारे चैलेंजेस बाकी हैं, अभी भी इन्फ्लेशन हमारी जी जो मोर देन 20% है। हमें पता है कि जी तो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बेरोजगारी है, क़ुव्वत खरीद में कमी हुई है, ये तमाम चैलेंजेस हैं। लेकिन अब वहाँ पर हमें ये अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है कि हम अगर सही फैसले करें और इन कहते हैं शराइत पे अमल करें, इस्लाहात पे अमल करें, तो हमारे पास वो मौके पैदा होंगे कि मुल्क आगे जाएगा। और यहाँ पे जो हम स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं, जैसे किसान इत्तेहाद के भी खालिद खोखर साहब हमारे साथ हैं और दीगर दोस्त आ रहे हैं, कि वो अपनी अपनी इंडस्ट्री के हवाले से वो जो कह रहे हैं ना कि जी मुश्किलात क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, उस पर बात कर रहे हैं। वही हमारा फोकस भी है। तो खालिद खोखर साहब को मजीद इंतजार मत कराएं। मैं वही बात उनसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि देखें बड़ा अहम शोबा है, खास तौर पर जब किसान ज़ाहिर तरक्की करता है, मुल्क तरक्की करता है। आपने कहा ना अब हमारे वे आउट क्या है, वे ऑफ क्या है, हम सोल्यूशंस पे बात कर रहे हैं कि सोल्यूशंस क्या हैं, तो क्या हो सकते हैं। खालिद खोखर साहब, ज़ाहिर स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गया, $3 अरब आ जाएंगे, पहली किस्त जारी हो गई है, वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया। ये हुकूमत कहती है कि हम पॉलिसीज़ ला रहे हैं, हम इस्लाहात ला रहे हैं, ख़ास तौर पे ज़राअत के शोबे पर हमारा बड़ा फोकस है किसानों के लिए। क्या आपको लगता है वाकई हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं इस तरह की, और अगर नहीं है तो क्या होनी चाहिए? देखें जी, इस वक्त कोई शक नहीं कि इस वक्त एग्रीकल्चर जो है ना वो तरजीह हुकूमती बल्कि रियासत की तरजीहात में है। और उसकी मेन वजह यह है कि जिस तरीके से हम अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं कि हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है हमारी वो नेगेटिव में जा रही थी। हम इस वक्त 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की नेट इंपोर्ट कंट्री हम बन चुके थे। और अगर इस तरह की इस्लाहात ना की जाए, इस तरह के स्टेप ना उठाए जाए, तो मुल्क का चलना बहुत मुश्किल था। तो मैं पूरी रियासत का ममनून हूँ कि उन्होंने, क्योंकि ये मुल्क मईशत की, हमारी पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी, जब मईशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन अमान भी बेहतर होगा। अच्छा खालिद तो इन्होंने ज़राअत को ये बताइए, ये जो आपने फरमाया कि 14 से 15 बिलियन डॉलर की हम जो है खुर्दनी वो जो है अशिया हैं दरामद करते हैं, उसमें जाहिर है कि पाम ऑयल एक बहुत बड़ा खर्चा है हमारा, चाय पे बहुत खर्च होता है, दालें हम मंगा रहे होते हैं, हत्ता कि कपास और गंदम भी अब हमारी इम्पोर्ट होती है। तो क्या अगर किन शोबों में या किन सेक्टर में अगर ज़्यादा फोकस करें एग्रीकल्चर में, तो क्या आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा सकते हैं?
ये क्या खुदनी तेल का कुछ हम कर सकते हैं? पाम ऑयल का कोई मुतबादिल हो हमारे पास? जी ठीक है आमिर साहब, बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। हमारे पास मैदानी इलाका हमारे पास है, चुलिस्तान हमारे पास है, रोही हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, चारों मौसम हमारे पास है, पहाड़ हमारे पास है, समंदर हमारे पास है। अल्लाह ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा। एक विल की जरूरत थी और अब वो विल नजर आ रही है। हम पाकिस्तान में कोई दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान में पैदा ना हो सके। इस वक्त कोई शक नहीं, हमारी सबसे बड़ी जो इम्पोर्ट है एग्रीकल्चर में वो एडिबल ऑयल की इम्पोर्ट है। और अगर हम कॉटन बढ़ाएंगे और तेलदार अजलास लगाएंगे तो बिल्कुल हमारी वो इम्पोर्ट जीरो हो सकती है। इस तरह बाकी जो कपास है, गंदम है, ये हम एक्सपोर्ट कंट्री हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि तो कॉटन को हटा के गन्ना बहुत लगा दिया, कॉटन की प्रोडक्शन हमारी उस तरह नहीं रही। देखिए आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जी कि 1960 की दहाई में एक एग्रीकल्चर कमीशन बना था। उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि पत्तों की से लेकर रहीमियर खान तक कोई शुगर मिल ना लगे, ये कॉटन एरिया जी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने गलत फैसले किए और सारी शुगर मिलें वहां लग गई। ये मैं ये कहूंगा ये मुल्क दुश्मनी है कि हमने व्हाइट गोल्ड को साइड पे कर दिया और व्हाइट पॉइजन लेके आ। ठीक है ना, हमारी जो इस वक्त भी, अब आप ये देखें कि इस वक्त भी कॉटन की क्या अहमियत है जी। आपकी पिछले साल की टोटल जो इंपोर्ट है वो $80 बिलियन की है, आपकी जो एक्सपोर्ट है वो $31.5 बिलियन की है। सर उसको कवर किया बांग्लादेश ने। अब आप ये देखें उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गई सर। सर मेरी पूरी अर्ज सुन लें, मैं सिर्फ कॉटन की इस वक्त अहमियत आपको बता रहा हूँ। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डेफिसिट है वो $48.5 बिलियन का है। अच्छा, फिर $31.5 बिलियन की जो हमारी एक्सपोर्ट है उसमें सिर्फ $20 बिलियन अब भी कॉटन का है। लेकिन पाकिस्तान में $20 बिलियन है कॉटन, जहां पे कॉटन नहीं होती वहां पे कोई $44 बिलियन की है बांग्लादेश में, क्योंकि हम वैल्यू एडिशन में नहीं गए, हमने इसके बारे में सोचा नहीं। हमारा ये था कि हमने सिर्फ और सिर्फ कपास उगा ली और उसके बाद उसका धागा बना के बाहर बेच दिया, उसका कपड़ा नहीं बनाया, उसकी स्टिचिंग नहीं की। अगर उसकी हम एक ट्राउजर शर्ट बना लेते तो ये 20 बिलियन की बजाय है हमको 70 बिलियन तक जा सकते हैं। असल बात है वैल्यू एडिशन की, यहाँ पे वैल्यू एडिशन नहीं है। अब देखो ना, ज़राअत हमारे लिए मेरी बात सुने, ज़राअत हमारे लिए इतनी अहम है पाकिस्तान के लिए। आप देख लें कि नाइजर लेवल हुआ, पाबंदियां लगी, ज़राअत ने मुल्क को चलाया। आपने एटमी धमाका किया, ज़राअत की वजह से मुल्क चलता रहा। आपने अस्करी इदारों ने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़राअत की वजह से, इस किसान की वजह से, अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोया। अगर कोविड-19 में 5-6 माह का लॉकडाउन हुआ है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूख से नहीं मरा, इस ज़राअत की वजह से, किसान की और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। लेकिन अब आके जितनी हमने आबादी बढ़ा ली उस हिसाब से अब हमारी हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट होना शुरू हो गई। और कल को ये भी हो सकता है कि कभी हमें बाहर से गंदम ना मिले, कपास बाहर से ना मिले, दालें बाहर से ना मिले, चाय की पत्ती बाहर से ना मिले तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए इस वक्त हमारे पास कोई 15 से 18 मिलियन एकड़ रकबा खाली पड़ा, गैराबाद पड़ा, जिसको आबाद किया जा सकता है। दूसरा, हमने जो सबसे बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, हमने बेतहाशा कॉलोनियां बना ली है और खसूसन उन जगहों पे ज़रूरी रकबे हमने खत्म करके आम के बाग खत्म कर दिए, जहाँ चावल हो सकता है दुनिया का बेहतरीन चावल, वहां पे हमने कॉलोनीज बना दी। हमारी देखें ना, कोई सही पॉलिसीज नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने भी कोई सही तरीके से काम नहीं किया, हमारी हुकूमतों ने भी कोई सही तरीके से काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। पाकिस्तान तो अल्लाह ने हमें बहुत आप बड़ा सही कह रहे हैं खालिद साहब, हम तो बचपन से यही पढ़ते आए, सुनते आए, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। लेकिन आज ज़राअत जो हमेशा हमें फ़ायदा देती आई है, अपने हाथों से हमने उसको तबाह किया। ज़रा इनको भी आप शामिल गुफ्तगू करते हैं। आमिर साहब को ही मौका देते हैं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी खालिद खोखर साहब। आमिर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं जो अभी बातें की हैं खालिद खोखर साहब ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतना बड़ा आपका ज़रई रकबा खाली पड़ा है, आप उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे, किस तरीके से हुकूमत को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ज़राअत के हवाले से? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू पे बुलाया है। ज़राअत जो है वो शुरू से ही हमारा जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो ज़राअत से ही चलती रही है। आप अभी भी देखेंगे तो सबसे जो आपकी जो वर्क फोर्स है उसको एम्प्लॉयमेंट ज़राअत देता है, वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। तो पॉलिसीज़ का मसला यह है कि पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती हैं लेकिन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाती। अभी हमने पिछले दिनों की मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूं कि सबसे पहले जो रीसेंट बजट है वो शायद बहुत अरसे बाद बड़े मुश्किल हालात में इस हुकूमत ने ज़राअत के लिए कम अज़ कम बहुत बेहतर जो है वो पेश किया।
अब उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं उसमें वैल्यू एडिशन की बात होती है। वैल्यू एडिशन की बात हम बहुत पुरानी कर रहे हैं। हमने अर्बन डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा जोर दिया, रूरल डेवलपमेंट पे बहुत कम जोर दिया। जब कोविड-19 आया हुआ था तो हम उस वक्त भी कह रहे थे कि हमें सारे सेगमेंट्स को छोड़कर ज़राअत के ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस वक्त कंस्ट्रक्शन को देखा, ज़राअत को उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से हम देख सकते थे। हालांकि उस वक्त हमारे पास चांस था कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर एक्सपोर्ट में भी जा सकते थे। अभी फिर वो सिचुएशन आ गई है और रियासती इदारे, और देखें आपने ये पिछले दिनों परसों 10 तारीख को देखा होगा कि एक पूरी रियासत आपको नजर आई सिर्फ ज़राअत के लिए। अब उसमें आप देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स बता दूं, हमने बहुत रीसेंट एक फ्लड देखा है और हम कांस्टेंट क्लाइमेट चेंज की फेज के अंदर हैं। हम फ्लड्स देख रहे हैं, हम ड्राउट देख रहे हैं, हम हीट वेव्स देख रहे हैं, हम रेन्स देख रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। आपकी जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार हमें बताते हैं कि सिर्फ गंदम की अगर एग्जाम्पल ले लें आप, तो 10 से 15% आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं। इतनी की गंदम आपने पिछले साल इंपोर्ट की थी। अगर आप प्रॉपर मैकेनाइजेशन, जो कि अब फोकस है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास ऑपरेशन विंडो बहुत शॉर्ट हो गई है। हमने जल्दी फैसले करने और जल्दी काम करने हैं। किसान को प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के लिए राइट इंफॉर्मेशन, प्रॉपर टूल और राइट टेक्नोलॉजी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है डिसीजन मेकिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए। अगर आप उसको दे देते हैं तो वो प्रोडक्शन अपनी बढ़ा लेता है, अपने लॉसेस को कम कर लेता है। सेकेंडली, जो इस गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, मैं बल्कि बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने फोकस किया हुआ है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर और कुछ टैक्स वेवर्स दिए हैं कि जो लोग कारखाने देहातों में जाकर लगाएंगे, इसकी हमें ज़रूरत भी है। अगर हम पैक हाउसेज, स्टोरेज फैसिलिटीज़ और जो प्रोडक्शन के जो कारखाने हैं वो देहातों के करीब लगाते हैं तो फौरी तौर पे 3 से 4 उसके फायदे हो जाएंगे पाकिस्तान को। नंबर 1, आपकी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो एम्प्लॉय हो जाएगी। सेकेंडली, अनस्किल्ड लेबर स्किल्ड हो जाएगी। थर्डली, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और फोर्थली, जो आपका अर्बन सेंट्रिक जो माहौल था वो रूरल सेंट्रिक हो जाएगा और वो तमाम सहूलतें जो हम शहरों को दे रहे हैं वो हम देहातों में लेके चले जाएंगे। और ये वो वक्त होगा जब हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इजाफा कर रहे होंगे, अपने रिसोर्सेज को कम कर रहे होंगे और न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी इसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और ये सिर्फ ज़राअत में है, आप लाइव स्टॉक को देख लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका दूध और दूध से बनी हुई जो मसनूआत हैं उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपके सराउंडिंग में। तो बहुत से काम हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। और अभी हमें एक नज़र आया है चीज़, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन जब बात की ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लॉन्च पे, तो उन्होंने कहा हुकूमत कोई भी आए हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये अब पॉलिसी जो ज़राअत के ऊपर है ये कांस्टेंट इंशाल्लाह ताला चलेगी, जो नजर आएगा कि आगे आने वाले वक्तों में। सर, आपने लाइफ स्टॉक का जिक्र किया ना, लाइफ स्टॉक के हवाले से मैं कुछ चीजें आपके सामने मेंशन कर दूं सर, क्योंकि इस काम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे बड़ी अच्छी शनासाई मेरी है। पहले लाइफ स्टॉक के मामले में बहुत ज्यादा मराद भी थी, उसमें पैसा भी बहुत था, लोग इनकम भी बहुत ज्यादा निकाल लिया करते थे उसमें। अक्सर हम कहते हैं कि जनाब दूध की कीमतों में इजाफा हो गया, आज गालिबन 200 से ऊपर पर लीटर दूध मिल रहा है, कराची के अंदर तो तकरीबन 250 तक पहुंच जाता है। कहां ये 100 रुपए था, और उस वक्त जो ये बाड़े वाले थे वो मुनाफा कमाया करते थे। आज 250 में उनको मुनाफा नहीं मिल रहा। जो भैंस आप समझ लें 60,000 70,000 की मिलती थी, आज 3 साढ़े 3 लाख रुपए की वो मिल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह, एक तो जो चारा होता है उन्होंने उसको बहुत ज्यादा महंगा कर दिया, वही चीज कि आप उसको उगा नहीं पा रहे। दूसरा, जो भैंसों के हवाले से काम किया जाता है उस लाइव स्टॉक को हम ग्रोथ नहीं दे पा रहे। जो मार्केट में गोश्त बिक रहा है, जानवर का गोश्त बिक रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो भैंस के बच्चे पैदा होते हैं उनको मार दिया जाता है। देखिए सर, इसमें 2 चीजें हैं जिसके ऊपर आपको लाइव स्टॉक के अंदर पर्टिकुलरली फोकस करने की जरूरत है। एक तो एक फोकस रहा है पिछले अदवार में भी जेनेटिक इंप्रूवमेंट का। अब जब आप जेनेटिक इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है आमिर साहब, मैं आपसे वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। और जो सवाल हम थ्रो करके गए थे आमिर साहब पर और वो उसका जवाब भी दे रहे थे, ज़राअत का शोबा जो कि बड़ा अहम शोबा है, जीडीपी में 20% अपना हिस्सा डालता है, लेकिन और 40% से ज़्यादा रोजगार भी देता है, लेकिन फिर भी उस तरीके से नई चीज़ें आती हैं। तो आमिर साहब जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, जरा आगे बढ़ाइएगा उसको। जी आमिर साहब। जी, मैं लाइव स्टॉक की बात कर रहा था। आपके को एंकर ने मुझसे सवाल किया था दूध की कीमतों के बारे में। देखिए, दूध की या लाइव स्टॉक की जब आप बात करते हैं तो इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एनिमल्स के लिए। एक, उसकी जेनेटिक्स,
सेकंड उसकी हाउसिंग और तीसरी उसकी न्यूट्रिशन। एक तो हमें उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो जो चारे की बात पहले की गई, डेफिनेटली न्यूट्रिशन का एक हिस्सा है। और जैसे ही क्रॉप्स की कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि ये जमीन में उगाया जाता है, उसी तरह फॉडर की प्राइसेस भी बढ़ जाती है। एक चीज हमें और साथ करने की जरूरत है, दैट इज हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं एनिमल्स की, काउज की और बफलोज की, उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। और इन सबसे बढ़कर हमारी जो वैल्यू चेन है मिल्क की और मीट की, उसके ऊपर काम करने की बड़ी जरूरत है। मैं इसमें आपको एक थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ। जब मौजूदा वजीर आज़म पंजाब थे अपने आखिरी दौर के अंदर, तो उस वक्त इन्होंने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने कैमल मिल्क का प्रोजेक्ट शुरू किया था। अच्छा। अब वो बड़ा फिजिबल प्रोजेक्ट था और उसकी अगली फेज में बफलो मिल्क जो है वो सुपर स्टोर्स के ऊपर भिजवाना था फार्मर्स का डायरेक्टली। उससे मिडल मैन का रोल कम हो रहा था और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके मुताबिक आगे जो कंज्यूमर है उसको कम कीमत में वो दूध मिल रहा था। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम, वही जहां से आपने मुझसे सवाल शुरू किया था पॉलिसीज का, कि पॉलिसीज बन जाती हैं, इनिशिएटिव ले लिए जाते हैं, ये जब हुकूमत बदलती है तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में पड़ जाती है। तो आमिर साहब, ये बात की आपने हुकूमत से कि आप हों या कोई और हो, लेकिन पॉलिसीज ऐसी कांस्टेंट हों कि वो फिर कोई तब्दील ना कर सके, जिस तरह से आप एक दे भी रहे हैं सजेशंस के ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए। देखिए, इसके लिए फिर लेजिस्लेशन सपोर्ट की जरूरत है और वो जो है वो हुकूमत का काम है, असेंबलीज का काम है। और मेरे ख्याल में अभी जो जिस तरह मैंने आपको ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की एग्जांपल दी, इसमें लग भी रहा है कि अब इसको प्रोटेक्शन स्टेट की जानिब से आएगी, पाकिस्तान की जानिब से आएगी, क्योंकि हमने इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। हमारे अंदर हमारे यूथ में बड़ा पोटेंशियल है और हमने एग्रीकल्चर को अपने यूथ के लिए लुक्रेटिव करना है। देखिए, पूरी दुनिया में मैंने देखा है, आप लोगों ने भी रिसर्च की होगी, अमेरिका में हर जो 5वां फार्मर है वो कहीं जाके 35 साल से कम है। यूरोप में जो है वो एवरेज फार्मर जो 60-65 साल का हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में भी नए लोग, नया ब्लड नहीं आ रहा। हमारे पास भी नौजवान जो है उसके लिए हमें लुक्रेटिव बनाने की जरूरत होगी, ताकि ना सिर्फ हम अपनी एग्रीकल्चर को बूस्ट दें, बल्कि इस जो फार्मिंग कम्युनिटी हो यूथ की, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकें एज ह्यूमन रिसोर्स टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, ताकि वहां भी जाके ये ज़राअत में जो है काम करें। और वैल्यू चेन्स की, और मैंने उस दिन मुझे मौका मिला था तो मैंने बात की थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इसके अंदर इन्वॉल्व करने की। अब उसमें लाइफ स्टॉक भी आ जाता है, उसमें हमारी एग्रीकल्चर भी आ जाता है, क्रॉप्स फार्मिंग भी आ जाती है। आप देखें कि हम फिशरीज से शुरू हो जाते हैं, साहिल समंदर से लेकर ऊपर नॉर्दर्न एरियाज तक। हमारे पास हर तरह का मौसम पूरे साल में अवेलेबल होता है। हम अपनी कुछ चीज़ें तो सारा साल जो है वो उगा सकते हैं और पूरे पाकिस्तान को जो है वो फीड कर सकते हैं, अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें मैनेजमेंट करना है, इसकी गवर्नेंस पे जोर देना है, हमें अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है, टेक्निक्स को, टूल्स को और जदीद मशीनरी, हमें मैकाट्रॉनिक्स की जरूरत है, रोबोटिक्स और मशीन्स को मिला के काम करने की जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के साथ में इंक्लूड करना है और फार्म तक लेके जाना है। जी, बड़ी अहम बात की आमिर साहब ने। जैसे अमेरिका की बात हो रही थी तो वहाँ पर मैं एक मरतबा गया तो बहुत जाइंट ट्रैक्टर्स होते हैं वहाँ पर। जैसे हमारे तो बहुत छोटे ट्रैक्टर काम करते हैं ना, कहते हैं उन पे इतना कंप्यूटर और चीज़ें लगी हुई होती हैं, जो पहली चांद गाड़ी गई थी अपोलो 1 उससे ज़्यादा वो इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि उसको चाहे बीज लगाना हो, चाहे उनको सर्वे करना हो कि कहाँ पे ज़मीन ज़्यादा अच्छी होगी, कितना बीज लगेगा, तो हर चीज़ बड़ी प्रिसाइज हो गई है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। खालिद खोखर साहब, जो एक सवाल है कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी बंजर ज़मीन बहुत बड़ी जिसको आप काबिल काश्त बना सकते हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू है कि हमारी पर एकड़ जो यील्ड है वो बहुत कम है। अगर आप दीगर ममालिक से तकाबुल करें, हत्ता कि भारत में अगर आप देखें, वहाँ तो मशरक़ी पंजाब के तो वही कमोबेश हालात हैं जो मगरबी पंजाब के होते हैं, तो वहाँ पर आपको नज़र ही आता है कि पर एकड़ यील्ड बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ क्यों कम है? क्या वजह है कि जी स्टैंडर्डाइज बीज नहीं है? क्या इशू है उसके अंदर? जी, उसमें मैं अर्ज करूँगा कि 60 की दहाई में जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी थी तो उन्होंने मॉडल लिया था लैलपुर यूनिवर्सिटी को। बदकिस्मती से हमने लैलपुर यूनिवर्सिटी से रिसर्च और एक्सटेंशन को ले ली। अब हमारे वहाँ पे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है वो बाबू बन के आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च नहीं है, ना होने के बराबर है। ठीक है, हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, ना होने के बराबर है। अगर आप इंडिया को ले लें तो वहाँ पे 0.6 है, चाइना 1% है, ब्राजील को 1.75 है। जब हमने रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमारे पास बेहतर सीड नहीं आया। अब मैं उसके लिए जिन फसलों का हमारे पास बाहर से हाइब्रिड सीड आया, फर्स्ट क्या मेज और राइस का और कुछ वेजिटेबल का, तो उसकी पैदावार अब राइस की हम 40 मन से उठ के हम चले गए 120 मन पे,
बेस पे हम 40 मन से उठे और 120 मन तक चले गए। इस तरह वेजिटेबल की हमारी पैदावार बढ़ी जो बाइक हाइब्रिड सीड है। इसलिए हमारे यहाँ मेन जो इशू है वो रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विस का है। फिर एक्सटेंशन जो हमारे खुसूसन पंजाब की है, उसकी सूरत हाल ये है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा कपास पे नए सेक्रेटरी एग्रीकल्चर इफ्तिखार मसूद ने काम शुरू किया, वरना इससे पहले एक्सटेंशन डिपार्टमेंट भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पंजाब के 23,900 मवाजियात है, 550 अफसर है यहाँ पे एक्सटेंशन सर्विस में। उनके पास जो काम होता था फार्म के पर जाने की बजाय वो जुमा बाजार, इतवार बाजार, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, डेंगी, कोरोना, स्पोर्ट प्राइस, वो इन कामों पे लगे हुए थे। यानी कि उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर करके, डीसी कमिश्नर और एसी के अंडर करके वो ज़राअत के काम के अलावा बाकी काम वो जुमा बाजार, इतवार बाजार लगा रहे थे। ये हमारे अच्छा ये एक और ज़िमनी सवाल है, उस पर भी रोशनी डालें कि एक ज़माने में पाकिस्तान में जो बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनीज होती थी सीड की, उनका बड़ा अमल दखल कोशिश करती थी कि यहाँ पर जो है अपनी सीट को बेच सके। मोनसेंटो एक ज़माने में बड़ा कोशिश कर रही थी, क्या वो जी नहीं देखिए, मोनसेंटो पाकिस्तान में सिर्फ मेज का सीड बेचती है। अच्छा। उसके अलावा कपास पे मोनसेंटो नहीं आ सकी, क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का या हुकूमत पंजाब का उसके साथ उसकी टेक्नोलॉजी लेने पर मुआहदा नहीं हो सका। क्योंकि मुआहदा ना होने की वजह यह है, क्योंकि मैं उस दौरान मोनसेंटो वालों को बहुत दफ़ा मिला हूँ कि यहाँ पे जो रिश्वत का बाजार है, जो दरमियान में पैसे लेने वाले थे, हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो उन्होंने तय नहीं किया। इसलिए दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी आ गई 1998 में, और हमारे पास आज तक भी जो आ रही है टेक्नोलॉजी, जब वहाँ पे वो लैप्स हो जाती है वो ही आ रही है। यही तो अलमिया है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा रहे, हमें चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। खालिद खोखर साहब बहुत शुक्रिया, आमिर अयाज साहब भी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। मोतीवाला साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ सनतकार हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम। ज़ुबैर साहब, अब ये 3 अरब डॉलर्स की मंजूरी दी गई, 1.2 अरब डॉलर आ भी गए, जिस तरह सागडर साहब बता रहे हैं। सनतों का पहिया चलाने के लिए जो हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेकर आनी है, आपसे कई बार इस पर गुफ्तगू हो चुकी है। हुकूमत को क्या आप लोग ना सिर्फ ये कि प्रपोजल्स देंगे कि चीज़ों को बेहतर कैसे किया जा सकता है, और कॉन्स्टेंट पॉलिसीज कैसे बनाई जा सकती हैं ताकि कोई हुकूमत आए जाए इन पर फर्क ना पड़े? सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें कि चाहे भी होगा। इसके बाद एक ट्रेड पॉलिसी एंड ट्रेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बननी चाहिए, जिसकी जो है ना कम से कम वैलिडिटी जो है ना 5 साल हो, और उसके ऊपर चाहे कोई गवर्नमेंट आए नहीं आए, इख्तलाफ हो नहीं हो, ये जो उसको जो ना मन ऑन उसको चलते रहना चाहिए। नंबर 2 बात ये है कि IMF के साथ हमने एग्रीमेंट किया तो बहुत सारे उन्होंने शराइत रखी, उन्होंने अपने हिसाब से रखी, उनको पैसे होंगे तो वापस देंगे, और बिजली के रेट बढ़ा दें, गैस के रेट बढ़ जाएंगे। अगर इसको हम देखने जाते हैं तो हमें ये जो पैसे आए हैं, इनको हम, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कल भी में हुआ था, उन्होंने कहा जी ये तो कोई अच्छी बात नहीं है जो IMF का हमको मिल गया, हमने उधार लिया है, कब तक उधार लेंगे। अब जब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पाँव पे खड़ा होना चाहिए, तो कैसे पाँव पे खड़े होंगे? पाँव पे खड़ा होने का तरीका ये है कि आप एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएंगे, कोई तो तरीका ही नहीं। अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपको एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करने के लिए आपको कंड्यूसिव साजगार माहौल मुहैया करना पड़ेगा। और साजगार माहौल क्या है, और कॉम्पिटिटिव एज आपको देनी पड़ेगी, जो आपको अपनी इस वक्त इंडस्ट्री को नहीं है। इस दफा देखिए ना, हमने $2.1 बिलियन का कम का एक्सपोर्ट किया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है प्राइस वॉर। हम जब बांग्लादेश के सामने खड़े होते हैं, बांग्लादेश ने 5 बिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट किया, हमने 2 बिलियन कम किया। यानी आप ये देखिए, हमारा एक्सपोर्ट था, बल्कि उन्होंने और बढ़ा के एक्सपोर्ट उन्होंने और किया। वो भी USA और यूरोपियन यूनियन के मार्केट में भी उनका बड़ी खातरख्वाह इंक्रीज आई। उसकी वजह यह है कि एक बल्क क्वांटिटीज की आइटम होती हैं जिसमें प्राइस बड़ा मैटर करता है। अगर आप IMF NFA अगर गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी उसको बिजली प्राइसेस को बढ़ा देंगे, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो आपकी प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा। जब आप रेट बढ़ेगा और दूसरे मुल्क के अंदर ये नहीं होगा, तो आप उस रेट के ऊपर आप उसको बेच नहीं सकते। अगर आप नहीं करते हैं तो 6 महीने के बाद फिर वही खड़े होंगे, क्योंकि आपके पास अगर एक्सपोर्ट आपने कम से कम 5 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ाना है इस साल के अंदर, इसके अंदर कोई और हो नहीं सकता। यानी 2 पिछला आपने कवर करना है, 3 नया बढ़ाना है।
5 ये बढ़ेगा और होम रेमिटेंसेस के अंदर खातर को इंसेंटिव देने पड़ेंगे ताकि जो होम रेमिटेंसेस है जो फेडरल मीटिंग के थ्रू आता है वो जो है ना बैंकिंग। सर आपने बात बिल्कुल दुरुस्त कही है। आप जाहिर सी बात है इसमें बिजली की कीमतें भी कारगर होती हैं, इसमें गैस की कीमतें भी होती हैं और इसमें लेबर कॉस्ट भी कारगर होती है। बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, बांग्लादेश में कॉटन के हवाले से आप कह लें या उनकी जो प्रोडक्ट्स के हवाले से आप कह लें, उनकी मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन उसमें एक चीज ये भी है कि वहां पर अगर लेबर कॉस्ट है काफी ज्यादा कम है। अगर लेट सपोज पाकिस्तान से कोई बाहर जाता है, अगर बांग्लादेश से बाहर जाता है तो वो कम कॉस्ट में भी काम कर लेगा। इसी तरीके से हमारी जो प्रोडक्ट्स भी बाहर जाती हैं वो भी कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। देखें हम भी इंसान हैं, हमें भी पता है कि जो महंगाई हो गई है उसमें आपको लेबर को जो पाकिस्तान की महंगाई के हिसाब से तनख्वाह देनी है, इसलिए मैंने लेबर कॉस्ट की बात की थी। देखिए 6 फैक्टर्स हैं हमारे जो इस वक्त जो रिटार्ड कर रहे हैं एक्सपोर्ट को, जो एक्सपोर्ट कम हो रही है, ये 6 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट रेट हमारा 23% 22% हो गया, ये अनअफोर्डेबल, ये कैश फ्लो का ये प्राइस ऑफ कोर्स बिल्ट इन तो वही होता है ना, आपके प्रोडक्ट के अंदर ही वो जाके बैठता है। इसके बाद रीफाइनेंस के रेट आपने 6% का 18% कर दिए। नंबर 2, नंबर 3 सेल्स टैक्स जो रिफंड्स हैं एक्सपेडाइट पहले आ रहे थे, फौरी तौर पर अब वो नहीं आ रहे। इसका मतलब ये कि जो मेरे पैसे गवर्नमेंट के पास पड़े हैं उसके अगेंस्ट में मैं 23% के लोन लेके मैं अपना जो है ना कारोबार चलाऊंगा। अगेन कॉस्ट बढ़ गई आप। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं, इसके बाद गैस के रेट्स हैं। ये 5 ही हैं, छठा लेबर है। हम लेबर के बारे में इसलिए बात नहीं करते कि बड़ी महंगाई है पाकिस्तान में, जैसे महंगाई नीचे जाएगी तो उसकी भी हम बात करेंगे। हम ये 5 फैक्टर जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है, इनको उस सेक्टर्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं उन सेक्टर्स को तो कम से कम जो है ना उसके लिए उनकी रिलीफ देनी होगी। अगर वो रिलीफ नहीं देंगे, या मैं तो इनको ये ऑफर करता हूँ आपके थ्रू कि आप अपने एक कॉस्ट कंपैरेटिव चार्ट बना लें कि भाई आपके बांग्लादेश के अंदर एनर्जी कॉस्ट क्या आती है पर केजी ऑफ कॉटन के ऊपर, गैस की क्या आती है, इंटरेस्ट की क्या आती है। अब जितने जो मैंने 5 फैक्टर बनाए वो 5 फैक्टर की आप एक कंपैरेटिव चार्ट बना लें। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस कंबोडिया, चाइना, इंडिया। आप जब देखेंगे हमारा मेन जो प्रॉब्लम है, हमारा ये जितना एक्सपोर्ट आज बांग्लादेश का है, मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा एक्सपोर्ट है, क्योंकि ये जो है ना हमने अपनी पॉलिसियों की वजह से, ओवर एंड अबाव अपनी पॉलिसियों की वजह से उसको जो है ना हमने बांग्लादेश को दे दिया। साहब टाइम की किल्लत है, इसलिए आपसे जरा मजीद बात नहीं कर सकेंगे, वरना आपसे जरा मजीद डिटेल में बात करते। और उम्मीद है कि जनाब आने वाले वक्तों में सूरत हाल बेहतर होगी। थैंक यू सो मच। जुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद थे, आमिर ज़िया हमारे साथ मौजूद थे। एंड होप एंड वी विश कि पाकिस्तान की मईशत में अब जो ये हम IMF से हमने मुआहदा किया, स्टैंड बाय मुआहदा है, उसके बाद कोई मुआहदा ना करना पड़े और हम अपने पैरों पर खुद से खड़े हो सकें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।